हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। और थोड़ा सा मेरा आपको पढ़ाना रॉ लगेगा बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट आप ही की तरह एक एक्स एक्सपीरियंट रहा हूँ। और 2009 से लेके 2019 तक मैंने 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है। सारे अटैम्प्ट्स नहीं दिए, बट बीच बीच में देता रहा। लाइक 2009 दिया, 10 दिया, फिर 14 दिया, 15 दिया, और उसके बाद 18 भी दिया, 19 भी दिया। तो नहीं हो पाया, नहीं लिखा था होना, बट ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड तक कई बार पहुंचे, बट समहाउ कुडंट गो थ्रू। और तो वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ, क्या गलतियां हमने की, क्या गलतियां से आप कुछ सीख सकते हो। न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं बेसिकली अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। और न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा थोड़ा सा, मतलब जो लोग करा रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहे हैं, बट आई थिंक मैं भी जो, मतलब जब तैयारी करता था तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि यार न्यूज़पेपर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे हम क्वेश्चंस को पिक कैसे करें कि हाँ यार न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, प्रीलिम्स कई बार दिया है, करा है थ्रू। तो इसलिए हमें मतलब अब मैं अगर जनरली भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो वही अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। तो आई होप आपको अच्छा लगे। इसमें सबसे बड़ी बात आपके साथ ये नहीं होगा, मैं आपको ये कहूँगा कि ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेना। वो सब मैं ही करूँगा। आई मेक श्योर कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट्स भी दूँ कि हाँ ये इसके चीट कोड्स बनते हैं, या ये इसके साथ आपको ये नॉलेज, और ताकि आप उसमें आप नोट्स बना लें। मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप जैसे अगर आप इसके थ्रू जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़िए, न्यूज़पेपर तो मस्ट है। क्योंकि देखिए फॉर्डर पॉइंट्स फॉर मेंस वो हमें वैसे भी मिल जाते हैं बाय योजना, कुरुक्षेत्र और मैगजीन्स। प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, मतलब आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि कई बार हमें पता नहीं चलता है पढ़ते हुए कि यार हम जब क्वेश्चंस आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पेपर का, तो पता चलता है यार ये क्वेश्चंस जो हैं, ये लिखा तो हुआ है कि करंट अफेयर्स से आया, बट ये करंट अफेयर्स में हमने कहाँ मिस कर दिया उसको। तो मैं अब आपके लिए वो लेके आऊंगा कि ये चीज़ को कैसे आपने पिक करना है, और वो आपको नहीं बताऊंगा, मैं करके दूंगा आपको। आई गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स, जो जो हम जैसे हम करा करते थे कि कैसे इसके अंदर से, और ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का बताऊंगा, मेंस का भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा कि ये इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि ये फॉर्डर पॉइंट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में। यू कैन ऐड दिस पॉइंट, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा आइसिंग ऑन अ केक हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपको रोज़ ये इंट्रो मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स आए उनको पता चले कि ये चैनल व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो आई होप आप पसंद करेंगे। और एक ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आपने लाइक करना है, डिसलाइक करना है, वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना है वो आपके ऊपर है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जाके ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप, गंदा लगा है तो थम्स डाउन, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़। ये मतलब अगर आप, जो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये कर सकें कि आप ये एटलीस्ट थम्स अप, थम्स डाउन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप, नहीं लगे तो थम्स डाउन। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो टुडे इज 8 जनवरी, डे 7। आज स्टार्ट करते हैं। आज तो वैसे ही हमारे ट्रम्प जी ने बहुत हंगामा मचा दिया है न्यूज़पेपर में। तो आई वुड रिकमेंड कि जितने भी इंटरव्यू देने जाएंगे या जो मेंस देंगे या जैसे भी, वो थोड़ा सा तैयारी कर लें, क्योंकि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वो। तो थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो डू, मतलब डेमोक्रेसी आज कहाँ एग्जिस्ट करती है। न्यूज़ में भी बहुत डिबेट्स चल रही हैं। एज फार एज प्रीलिम्स कंसर्न, तो उसमें इतना कुछ नहीं है। अगर आगे आने वाले दिनों में कुछ एज सच आएगा तो आई लेट यू नो। बेसिकली आज पेज 1 पे अगर हम देखें तो ये न्यूज़ है, जीडीपी लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7%। बेसिकली ये सब हम अगर मैंने जीएस की इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स स्टार्ट किया तो उसमें डिस्कस करेंगे।
बट इसमें से जो निकल सकता है, अभी मैं जीडीपी, जीवीए और थोड़ा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आपको बता देता हूँ। बट आजकल जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं तो यही आता है कि अगर फिजिकल डेफिसिट है तो इज इट गुड फॉर अ इकोनॉमी। तो वैसे याद रखिएगा, फिजिकल डेफिसिट 2-3% इज ऑल्सो गुड फॉर, इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी। करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा नहीं होता है, वो अगर हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल्स में इसको समझाऊंगा। बट इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को देख लेते हैं, क्योंकि 2019 में ये चेंज हुआ है तो थोड़ा ये अगर हम देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस पे नोट्स हैं। तो देखिए, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पास कर दिया है ऑर्डर, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को इन्होंने एक करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दी है। ओके, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखिए आप। 2000 में ना इन्होंने, आरबीआई गवर्नर थे सी रंगाराजन, उन्होंने कहा था कि एक तो ये दोनों को मिला के आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दीजिए, और एक उन्होंने कहा था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बना दीजिए। ऑलराइट, तो 2005 में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन तो बना दी गई थी, बट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नहीं बनाया गया था। दूसरा जो है, जो इस बार 2019 में जो प्रपोज किया है उन्होंने, एनएसओ वुड बी हेडेड बाय सेक्रेटरी, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी हेड करेगा। बट ये ऑर्डर में ना, इसमें इक्वेट नहीं किया, डज नॉट। वैसे क्या होता है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाला मिनिस्ट्री का होता है, ही इज ऑलवेज चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। बट उसको और एनएसओ का हेड उसको बनाया गया है। ओके, याद रखिएगा कि उसको हेड बनाया गया है एनएसओ का। बट ये जरूर याद रखिएगा कि द ऑर्डर डज नॉट इक्वेट द सेक्रेटरी विद द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया एज जो 2005 में किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। आगे भी मैंने, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि मिनिस्ट्री, ये मिनिस्टर स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब, क्या क्या आता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आता है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन आता है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में ये अर्बन वाला निकालते हैं बेसिकली, क्योंकि रूरल वाला तो निकलते हैं मिनिस्ट्री, और लेबर वाला निकालते हैं। जब हम वो पढ़ेंगे तो आ जाएगा, वो लेबर सर्वे इंडस्ट्रीज निकालती है, आईआईपी आती है, इकोनॉमिक सेंसस। ये सारा आप पॉज करके एक बारी उसमें कर लीजिएगा, इसमें कोई एज सच कुछ वो नहीं है। अब आता है जीडीपी, जीवीए। व्हाट इज जीवीए? आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल हमने 2-3 साल से ही शुरू की है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। दिस इज बेसिकली, आपको जो 2-3 बातें याद रखनी, इसमें याद रखिएगा, टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी, वो तो जीडीपी भी होता है, ये जीवीए भी होता है। इसमें क्या फर्क होता है, इसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स दैट हैव गॉन इनटू द प्रोडक्शन, वो हटा दिया जाता है। जिन गुड्स एंड सर्विसेज को हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें से उसकी एक्चुअल कॉस्ट और या रॉ मटेरियल लगा है, उसकी वो कॉस्ट निकाल दी जाती है, तो जीवीए आता है, ठीक है। इसमें हमसे, इससे हमें सेक्टर स्पेसिफिक, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इससे हमें सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर भी मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि किस इंडस्ट्री की, किस एरिया की, किस सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये, इसमें कंट्री की जीडीपी में सब्सिडीज और टैक्सेस को एडजस्ट कर दिया जाता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी में हमारी प्राइवेट कंजम्पशन आती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आती है, और नेट फॉरेन ट्रेड। क्योंकि आपने देखा होगा, जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक, तो इसमें हम जो एक्सपोर्ट होता है उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, मगर इसमें माइनस इंपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ है। याद रखिएगा इसको। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो हमें जो पर्सपेक्टिव, जो पिक्चर दिखाता है, वो दिखाता है सप्लाई साइड की, या प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज अगर मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि मैंने यार इतना माल बनाया है, इतनी मेरी प्रोडक्शन में से कॉस्टिंग आई है, ये मेरे को बच रहा है। तो जीवीए जो है वो हमेशा सप्लाई साइड दिखाता है। एंड जीडीपी, जीडीपी में देखिए, अगर आप कंज्यूमर हैं, आप अगर आज 10 रुपए का साबुन लेने जा रहे हैं, तो आप तो ये देखेंगे ना, मेरे तो 10 रुपए खर्चा हुआ। और अगर आज मैं वो साबुन बना रहा हूँ, तो मैं देखूंगा 10 रुपए में मेरे को 7-8 रुपए का खर्चा आ गया, मेरे को, मैं 2 रुपए देखूंगा। तो इसलिए जीवीए और जीडीपी जो पर्सपेक्टिव देता है, वो जो पिक्चर दिखाता है, वो कंज्यूमर साइड की, डिमांड साइड की दिखाता है। ये थोड़ी सी 3 लाइन्स लास्ट पॉइंट की देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि जब 2015 से इसको स्टार्ट किया था, तो जो जीडीपी ग्रोथ हमारी आ रही थी वो 7.5% दिखा रही थी, बट जीवीए ग्रोथ 6.1%। तो मतलब इनके अंदर हमारे को चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जीवीए इज मच मोर रिलायबल। हमेशा जब भी देखना होगा कि कंट्री कितना ग्रो कर रही है, वो डिमांड साइड के बजाय अगर हम सप्लाई साइड से देखेंगे, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें टैक्सेस और कॉस्टिंग्स हमारी एडजस्ट हो जाती हैं। एक आज एडिटोरियल पे था, माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल। ये थोड़ी लाइन ना कई बार वो जैसे पॉइंट्स आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में।
आपको अगर आप देखना चाहें जो आज नया-नया देख रहे हैं तो वो 5th जनवरी का भी मेरा देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत डिटेल से थोड़ा माइग्रेटरी बर्ड्स का बताया है, ओह सॉरी एवियन इन्फ्लुएंजा का। तो आज ये एवियन इन्फ्लुएंजा पे एडिटोरियल पेज पे आया है, तो उसमें लिखा है माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इनटू इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये याद रखिएगा, कभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आती है तो इज इट मतलब देखा होगा आपने 3-4 स्टेटमेंट्स आ रहती हैं, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स, 1 2 3 1 8 2। तो इसमें याद रखिएगा ये ज़रूरी है कि अगर आप ये क्वेश्चन अगर एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबल हैं जो अब हम इस टाइम एवियन इन्फ्लुएंजा के टाइम पे देख रहे हैं कि अगर किसी को वायरल डिजीज हो गया और वो दूसरे एरिया में पहुंच गया और वो वहां फैला रहा है। पहले तो क्या था कि वैसे तो ये बेसिकली जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो बर्ड्स टू बर्ड्स ही होता है। ह्यूमन इन्फेक्टिंग बहुत ओकेजनली होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन तो बहुत ही रेयर है। बट आप जानते हैं जैसे वायरल डिजीज जो है ये बड़ी म्यूटेशन मीन्स जल्दी अपने आप को परिवर्तित कर लेना, चेंज कर लेना, अपनी अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेना, अपनी उसको चेंज कर लेना। तो ये एक ए वायरस का एक ऐसा कह रहे हैं कि न्यू इन्फ्लुएंजा बन सकता है जो आगे जाके एक पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा वी नीड टू बी मोर केयरफुल। इस पे एक मैं नोट्स बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, जो मैंने पहले भी बनाए थे। थोड़ा सा उसका वो है कि एवियन इन्फ्लुएंजा कई बार आ जाता है ये क्वेश्चंस कि पहले कब हुआ था। मेरे टाइम पे इबोला के टाइम आया था, 2-3 साल पुराना हो चुकी थी वो बात, इसलिए एवियन इन्फ्लुएंजा का याद रखिएगा जितना चल रहा है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट हुआ था हांगकांग में 1997 में। उसके बाद कई आउटब्रेक्स हुए इंडिया में, स्पेशली ये 2006 में शुरू हुआ था, वैसे 2005 के एंड में हुआ था, कोई 2006 कह देते हैं वैसे। तो ह्यूमन में ये क्या होता है ये आप देख सकते हैं। आप ये याद रखिएगा पहले 2017 में हमें इंडिया वाज लास्ट डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ द डिजीज, अभी लास्ट हमें 2019 में किया गया है। ये करते रहते हैं, ये आपको डिक्लेयर फ्री कर देंगे एंड जैसे ही आपके कोई आएगा तो वो खत्म कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है ये करता कौन है डिक्लेयर, तो ये करता है OIE, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना एवियन इन्फ्लुएंजा चल रहा है कि सबसे पहले इंडिया को कब फ्री हुआ था और अब लास्ट कब फ्री हुआ था, और ये डिक्लेयर कौन करता है। 2-3 ऑप्शन आपको आ सकती हैं, WTO ये वो, याद रखिएगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। और थोड़ी सी आज इसकी डिटेल स्टडी देखिए कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो हैं वो 3 कैटेगरीज में होते हैं, बेसिकली A B C, और उनमें से सिर्फ ए ही होता है जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है एंड इज जूनोटिक, मतलब इट कैन इन्फेक्ट एनिमल्स। जूनोटिक मतलब इट कैन इन्फेक्ट एनिमल्स एंड ऑल्सो ह्यूमंस। और बी और सी जो होते हैं वो ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं और बड़े माइल्ड होते हैं। अब आप देखते होंगे जैसे हम बोलते हैं H5N1, H799, HN, ये है क्या? बेसिकली H क्या है, ये थोड़ा सा याद रखिए, हीमोग्लूटिनिन। और N क्या है, न्यूरोमिनिडेज। मैं समझ सकता हूँ जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे उनको बड़ा टफ लग रहा होगा, वो 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे, हमें भी जब हम पढ़ते थे तो याद हो गया था हीमोग्लूटिनिन, न्यूरोमिनिडेज, ऐसे थोड़ा सा आपने कोई स्पेलिंग नहीं डालने, याद रख लेना बस, तो याद हो जाता है। तो मतलब अगर हीमोग्लूटिनिन 7 है और न्यूरोमिनिडेज 9 है तो उसको H7N9 कह दिया जाता है, समझ रहे हैं। H5N1 जो है सबसे ज़्यादा इनमें से डेडली है फॉर पोल्ट्री और सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, ठीक है, याद रखिएगा ये थोड़ा सा। आज थोड़ा सा ना मैं देख रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स का बहुत आता है, तो ये मैंने फेस किए हैं 3-4 बार मैंने क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा आपको ना ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये तो 3 साल या 4 साल पहले क्वेश्चन आया था कि उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स आते हैं, 6 दे रखे थे और उसमें से मेरे ख्याल से 6 के 6 ही ठीक थे। 8 होते हैं बट नहीं, आई थिंक 5 ठीक थे, पता नहीं, कुछ याद नहीं है मुझे अभी इस टाइम, आप सर्च मार सकते हैं क्योंकि मुझे इतने नोट्स बनाने में ही बहुत टाइम लग गया है। तो आप अब देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा आता है, PM10, PM2.5, NO2, SO2। देखिए ये 3-4 चीज़ें तो होती ही हैं, PM2.5, PM10 तो आप रोज़ ही सुन रहे होंगे। NO2, SO2 जो एसिड करती है, ये हो गया। कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, NH3 एमोनिया और लेड, ठीक है। इसको अगर आपने याद रखना है तो याद रख सकते हैं। देखिए PM2, PM5 और PM2.5, PM10, NO2, SO2 तो याद हो गया होगा आपको, है ना। इसको आप याद रख सकते हैं कोल, COAL स्पेलिंग होते हैं कोल के। तो कोल का कार्बन मोनोक्साइड, O से ओजोन, A से अमोनिया, L से लेड, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है सारा कुछ, वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी, ठीक है, IIT कानपुर से उनकी लॉन्च इन 2014, याद रखिएगा। अब अगर हम हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो एक हमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना, सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च।
ये किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कई बार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, एचआरडी आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, तो याद रखिएगा कि बहुत क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट करके भेजते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब ये क्या करेंगे? एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल तो चेक करेंगे ही, पर्टिकुलर एरिया का भी जरूर चेक करेंगे। जैसे अगर सपोज आप सीपी में है तो सीपी का भी बताएंगे और ओवरऑल दिल्ली का भी बताएंगे। इसको डिज़ाइन किया है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, याद रखिएगा ये। इसको डिज़ाइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने, मतलब IITM ने, ठीक है। और इसको ऑपरेशनलाइज, मतलब कौन यूज, मतलब सारा देख रहे कौन कर रहा है, अब इसकी कौन ऑपरेशनलाइज कर रहा है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। ये देख लीजिएगा, LED डिस्प्ले आता है, रियल क्वालिटी इंडेक्स, रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है, ये 24 घंटे सातों दिन। ये बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम रोज देखते रहेंगे तो हमें, जैसे अगर आप सपोज जा रहे हो, देखिए वो एयर क्वालिटी मतलब सफर पे दिखा रहे होंगे, तो बोला है ये हाल हुआ हुआ है, तो आप थोड़ा अवेयर हो जाओगे, आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाओगे पॉल्यूशन लेवल पे, और ये तो इसलिए ये अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक। अब ये सारे वेदर पैरामीटर्स मॉनिटर करता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। अब ये पॉल्यूटेंट्स क्या मॉनिटर करता है? जैसे हमने वहाँ देखे थे 8 है, यहाँ पे क्या है? PM2.5, PM10, ओजोन, और हमने कहा पढ़ा था SO2, NO2। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया, हमने पढ़ा था कोल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एमोनिया और लेड। एमोनिया लेड नहीं करता ये करता है बेंजीन, टोलुइन, जाइलीन, मर्कुरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी याद रखिएगा, बेंजीन, टोलुइन, जाइलीन, मर्कुरी, ओके। और आज ये पेज 10 पे न्यूज़ है, आए है मोदी जी हमारे, बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये औरबिंदो घोष जैसे लगते हैं इतनी बड़ी दाढ़ी में। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वर्ल्ड्स फर्स्ट 1.5 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक, मतलब डबल स्टैक मीन्स डबल डेकर जैसे बोलते हैं ना, तो वो उसमें तो बैठने का होता है डबल डेकर, ये डबल स्टैक होता है जिसमें 2 कंटेनर्स एक के ऊपर होगा। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा ज़रूरी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? ये डेडिकेटेड मतलब आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, मतलब तो ये फ्रेट के ही डेडिकेटेड है। जो याद रखिएगा, जो हम पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनको फ्रेट नहीं कहा जाता, उसको किराए को फेयर कहा जाता है। तो फ्रेट है तो मतलब जहाँ पे आप अपना माल ढोने का काम होता है। तो ये बेसिकली हाई स्पीड है, हाई स्पीड याद रखिएगा, हाई स्पीड, हाइक पहले 15-20 किलोमीटर पर स्पीड पे चलती थी, पर आगे स्पीड पे, यहाँ पे 90 की भी अचीव होगी, ठीक है। तो हाई स्पीड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट, मतलब गुड्स एंड कमोडिटीज, एक्सक्लूसिवली। अब ये देखिएगा, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, ये इसकी 2 आर्म्स हैं। पहले तो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न में है तो ऑब्वियसली ईस्ट ही जाएगा, तो ये लुधियाना पंजाब से जाएगा वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। इसके रूट पे ज़्यादातर आप देखेंगे झारखंड वगैरह साइड आएंगी तो कोल माइंस पड़ेगी, थर्मल पावर प्लांट्स पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल सिटीज़ पड़ेंगी। ये किसको करेगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये आप, मैं आपको तो आपके माइंड में चलेगा ही जब आप ज्योग्राफी करेंगे प्रीलिम्स के लिए, तो याद रखिएगा कैसे हमारा रूट ही, अगर हम पंजाब से बंगाल जाए तो आएगा ये। अब देखिए, आप वो अगर याद ना रहे तो वैसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जब 4 ऑप्शन आती हैं तो 3 हमेशा ठीक होते हैं, चौथा जहाँ में हटते हैं ना वो क्या होता है, इसको फाइनेंस किसने किया? देखिए ईस्टर्न है, अब इंडिया के ईस्ट में जापान है, वर्ल्ड बैंक कहाँ है? US साइड में है, वो वेस्ट में है, तो यहाँ उल्टा करिएगा कि ईस्टर्न डेडिकेटेड को तो जापान की बजाय वर्ल्ड बैंक ने करा है, और वेस्टर्न को जो वेस्ट साइड में है, जो मतलब वर्ल्ड बैंक को करना चाहिए था, वो जापान ने करा है, ठीक है। थोड़ा इस हिसाब से तुक्का मार सकता है कि ईस्ट को वेस्ट जोड़ लिया, वेस्ट ने ईस्ट को जोड़ लिया। अब जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कहाँ से शुरू होता है? दादरी यूपी में टू JNPT। JNPT बेसिकली पोर्ट है बॉम्बे में, नावा शेवा भी जिसको कहते हैं। ये क्या कवर करेगा? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी कवर कर रही है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों कहीं लिंक करेंगे? हाँ करेंगे। दादरी एंड खुर्जा, मतलब यूपी में साइड में है, दादरी और खुर्जा की जगह वहाँ पे ये लिंक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स के साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC भी डेवलप हो रहा है, और अमृतसर कोलकाता, ठीक है। DMIC मतलब दिल्ली मुंबई का तो अपना वेस्टर्न हो गया, और ईस्टर्न वाले में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है। उससे क्या होगा कि आप ये देखिए कि अगर 100 ट्रेन्स हम, जो हमारी नॉर्मल लाइन है जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती हैं, उनमें से 100 में से कहते हैं 70% 70 ट्रेन्स तो यहीं शिफ्ट हो जाएंगी
फ्रेट कॉरिडोर्स पे। तो इससे क्या होगा, रेल्स हमें खाली मिलेंगी, जगह खाली मिलेगी, तो हम और भी पैसेंजर ट्रेन चला सकते हैं। ये थोड़ा माइंस वालों के लिए हो गया। अब डेडिकेटेड फ्रेट, अब आप पूछेंगे जो कॉरिडोर है इसकी देखभाल कौन करेगा, तो इसलिए एक पीएसयू बनाई गई है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, और ये इसका लुक आफ्टर करेगी सारा का सारा, ठीक है। और एक पेज 14 पे ये था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स। अब आप पूछेंगे कि वर्ल्ड का, ये बेसिकली ना वर्ल्ड का फूड प्राइस इंडेक्स है, देखिए क्या लिखा है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स राइजेस फॉर 7 स्ट्रेट मंथ इन दिसंबर। तो कई बार ऐसे में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको कौन मेजर करता है, कोई यूएन की एजेंसी बता देंगे, एफएओ भी इज ऑल्सो यूएन एजेंसी, बट कोई और नाम बता दें, कुछ भी बता दें, वर्ल्ड बैंक बता दें, कुछ भी बता सकते हैं, आईएमएफ बताते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो इंडिया में निकलता है, अगर जो अर्बन वाला है वो तो हम करते हैं, हमारी ये एनएसओ भी हमने पढ़ाई है, और बाकी जो है वो लेबर सर्वे वगैरह करते हैं। तो याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन की बॉडी, ये मेजर करती है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अ गुड डे, और प्लीज़ जो भी देख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।